हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हूं गुरप्रीत सिंह मांगट, यूजीसी नेट पीटेट सीटेट क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करते हैं वो कई एग्ज़ाम्स जैसे यूपीएससी प्री मेंस, यूजीसी नेट, सेट, सीटेट, स्टेट लेवल टेट और वेरियस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज़ सोशल लाइफ और रिलीजियस लाइफ ऑफ वैदिक ऋग्वैदिक पीरियड सिविलाइजेशन। ठीक है, तो पिछली वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था इनकी अराइवल के बारे में, इनके लिटरेचर के बारे में, इनकी सेटलमेंट के बारे में, और आफ्टर दैट लास्ट वीडियो थी जो वो हमारी वीडियो थी इनकी पॉलिटिकल सेटअप के बारे में और इकोनॉमिक सेटअप के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इनकी सोशल लाइफ और जो रिलीजियस लाइफ है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इनकी सोशल लाइफ में हम फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फैमिली, जैसे कि हर एक सोसाइटी का सबसे एक मेन और सबसे इनिशियल जो लेवल होता है वो होता है फैमिली। तो फैमिली मतलब वहाँ पे जॉइंट तरीके की फैमिली मानी जाती थी, बड़े सारे परिवार मिलजुल के रहा करते थे और उन सब के ऊपर कंट्रोल कौन रखता था? कुलपति या गृहपति। अब कुलपति या गृहपति कौन होता था? जो इनमें सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा वो इनमें क्या क्या कंट्रोल करता था। ठीक है, ये सबसे बड़ा होता था और इसलिए सारे परिवार के मेंबरों को इनकी बातों को मानना पड़ता था और इवन ये सजाएं भी दे सकता था। और कहीं कहीं तो हमें ये भी जिक्र मिला है कि ये काफ़ी हद तक कठोर सजाएं देने के लिए भी क्या है मतलब संकोच नहीं करते थे। उससे भी किसी तरीके का मतलब कई बार किसी को अपने अगर बेटा इनकी बात नहीं मान रहा तो उसको अंधा करवा देना या परिवार से निकाल देना, इस तरीके की चीज़ें ये अक्सर आम करते रहते थे और इस चीज़ को किसी भी जुरिस्डिक्शन में नहीं लाया जा सकता था। और ये सोसाइटी कौन सी होती थी? ये सोसाइटी होती थी पैट्रियार्कियल सोसाइटी, जिसमें मान लो कि आज अगर फादर का कंट्रोल है तो उसके बाद उसके बेटे का जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके की चीज़ें आगे चलती जाएंगी। लेकिन वुमेन का ये इंडस वैली की जैसे मतलब माता प्रधान समाज नहीं है, ये है पिता प्रधान समाज, जहाँ जिसको हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोल देते हैं। अभी नेक्स्ट जो इसमें बात करेंगे वो है पोजीशन ऑफ वुमेन। पोजीशन ऑफ वुमेन काफ़ी अच्छी थी इस समय। यहाँ पे अर्धांगिनी माना जाता था इसको। ठीक है, इसको बराबर का स्टेटस दिया जाता था। हर एक फेस्टिवल में, हर एक रिलीजियस जो भी फंक्शन है उनमें इनकी जो भी प्रेजेंस है वो इम्पोर्टेंट मानी जाती थी। और जिस घर में वुमेन नहीं होती थी उस घर को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, और इस समय में कुछ औरतों का जिक्र आता है जैसे उपाला घोषा, विश्ववरा, मुदगालिनी और लोपामुद्रा। ठीक है, और ये जो इन्होंने कुछ ना कुछ ऋग्वेद के लिए मंत्र लिखे हैं। मतलब आप ही सोच लो, आप खुद ही सोच लीजिए, जिस समय मतलब थोड़ी आज के समय जब बोला जाता है कि औरतें ग्रंथ नहीं पढ़ सकती है ना, इस तरीके को लेके मंदिरों में नहीं जा सकती, तो तब जो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो लिखा गया है हिंदू धर्म में या आर्यंस में, उसमें कुछ मंत्र इन औरतों के द्वारा भी दिए गए हैं। तो आप ही सोच लीजिए इनका स्टेटस सोसाइटी में किस तरीके का होगा। बहुत ही बढ़िया स्टेटस था इनका। ठीक है, और उस समय जो कुछ भी हम प्रथाएं, कुप्रथाएं बोल देते हैं, जैसे कुछ प्रॉब्लम डॉरी सिस्टम या बाल विवाह हो गया या पर्दा रस्म हो गया है ना, या सती हो गया, इस तरीके की कोई भी व्यवस्था हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, शादी ब्याह को एक अच्छा पवित्र संस्कार माना जाता था। लड़के जब जवान होती तो उसको पूरा अधिकार होता था अपना पति चुनने का। ठीक है, और मतलब सभी लोगों को उसकी क्या रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो उसका फिर मायका परिवार हो, चाहे उसका फिर वो क्या है ससुराल हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे ना एक व्यवस्था का मतलब एक विडो रीमैरिज का भी मतलब प्रॉपर पूरा अधिकार होता था वुमेन्स को। यहाँ पे एक व्यवस्था, एक ट्रेडिशन के बारे में जिक्र आता है, नियोग ट्रेडिशन। अगर मान लो किसी औरत का पति मर जाता है, वो विडो हो जाती है और उसके पास किसी भी तरीके का मतलब कोई सहारा नहीं है, उसको कोई भी बच्चा नहीं हुआ पहली शादी से, तो देन वहाँ पे एक नियोग वर्ग की व्यवस्था थी, नियोग जैसी व्यवस्था थी, जिसके अकॉर्डिंग वो अपने देवर के साथ, ब्रदर इन लॉ के साथ फिजिकल रिलेशन बना के एक बच्चे को जन्म दे सकती थी ताकि उसकी लाइफ के लिए जो कुछ भी मतलब वो उसका सहारा बन सके। तो इस तरीके की प्रथा का जिक्र मिलता है। ठीक है,
तो ये देख लो काफ़ी बोल्ड स्टेप है जो आजकल भी आई थिंक एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन उस सोसाइटी में एक्सेप्टेबल था। अभी नेक्स्ट जो आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम है जो, ये भी इसके बारे में अगर बात करें तो ये किसी तरीके का रिज्ड सिस्टम नहीं था। ये इंडस वैली की तरीके से बेस्ड था वर्क के ऊपर। जिस तरीके का आप काम कर रहे हो उसी तरीके का आप मतलब कास्ट में कंसीडर कर दिए जाते थे। मतलब ये बेसिकली क्लास स्ट्रक्चर था, ये कास्ट स्ट्रक्चर नहीं था। अगर आप रूलिंग क्लास में हो तो देन आपको रूलिंग क्लास में कंसीडर कर दिया जाएगा, और अगर आप कुछ हाथ से काम कर रहे हो तो देन उसको आपको जो शूद्रा कास्ट है उसमें कंसीडर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई बैरियर नहीं था कि जो शूद्राज हैं वो राजे नहीं बन सकते और जो राजे हैं वो क्या है दूसरी क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते। इस तरीके का ओपन सिस्टम था, कोई रिजिडिटी नहीं थी, ठीक है। एक दूसरे के साथ जो भी हम बोल दें कि जो भी इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह नॉर्मल हम देख रहे थे। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि सारे ऋग्वेद में, पूरे ऋग्वेदा ग्रंथ में कहीं भी कास्ट सिस्टम का जिक्र नहीं आता। अगर जिक्र आता है कहीं तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल है, जो ऋग्वेदा का 10वां मंडल है, उसमें पुरुष सूक्त का जिक्र आता है और जिसमें बताया गया है कि 4 कास्टें होती हैं, 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण में से सबसे टॉप पे होते हैं ब्राह्मण्स होते हैं सबसे टॉप में, और दूसरे नंबर पर क्षत्रियज होते हैं, तीसरे पे वैश्यज होते हैं और चौथे पे शूद्राज होते हैं। और इनका जन्म किस में कहाँ से हुआ है? या इनका जन्म हुआ है ब्रह्मा से। ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, और क्षत्रिय उसकी बाजाओं से मतलब उसके शोल्डर्स से, और जो वैश्य हैं वो उसके पेट से पैदा हुए हैं, और जो शूद्राज हैं वो उसके पैरों से पैदा हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम। हाँ, लेकिन ये भी चीज़ कही जाती है कि ये ऋग्वेद में इनिशियली मतलब ऐड नहीं था, ये बाद में ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए क्या है इसको ऐड किया है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन हाँ कोई का रिजिडिटी नहीं थी, एक दूसरे से नफरत नहीं की जाती थी और एक दूसरे से किसी तरीके का छूत-छात या अनटचेबिलिटी वाली फीलिंग नहीं थी। तब सिस्टम जस्ट काम के ऊपर मतलब क्या है डिपेंडेंट का था। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन मिलती थी गुरुकुल्स में, और गुरुकुल्स कहाँ होते थे? जंगलों में सिचुएटेड होते थे, ठीक है। तो मेनली इनका जो फोकस होता था वो फोकस होता था वैदिक लिटरेचर की स्टडी करवाई जाती थी, ठीक है। जो हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा, ऋग्वेदा की स्टडी करा दी जाती होगी, सामवेदा की, यजुर्वेदा की, या फिर अथर्ववेदा की स्टडी करवा दी जाती होगी, ठीक है। इसके अलावा और भी जो लिटरेचर होगा उसके बारे में ज़्यादा मेनली फोकस रहता था, और इनको सिखाया जाता था जो मैथमेटिक्स हो गया, मोरालिटी हो गया, मॉरल एजुकेशन, या एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या जैसे कुछ चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था इनका, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या होता था, ये जो लोग होते थे ये निजी प्राइवेट थी, टोटली एजुकेशन प्राइवेट होती थी, निजी ट्यूटर्स होते थे, प्राइवेट ट्यूटर्स जिसको बोल दो, ठीक है। और हर एक बंदे का अपना एक वे होता था, हर एक बंदे का अपना एक स्टाइल होता था स्टडी करवाने का। मतलब कोई भी यूनिवर्सल तरीका नहीं था, और ना ही किसी तरीके का स्टेट कंट्रोल करता था सिलेबस के ऊपर और इसके सब्जेक्ट्स के ऊपर। जो कुछ जिस किसी भी गुरुकुल में जा रहे हो, किसी भी पुरोहित के अंडर जा रहे हो, वो अपने अकॉर्डिंग आपको क्या स्टडी करवा सकता था, जिस भी अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही थी। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है ड्रेस के बारे में। तो ड्रेस ये नॉर्मली जैसे हम बोल दें कि ये सूती कपड़ा भी पहनते थे, ये ऊनी कपड़ा भी पहनते थे, ये रेशमी भी पहन लेते थे, ठीक है। तो मेनली इनके जो ड्रेस थी इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जैसे सबसे पहले हम बोल दें नीवी जैसे आजकल हम इनर वेयर्स पहनते हैं, जो बनियान वगैरह हो गया, अंडरवेयर वगैरह हो गया, उस तरीके के कपड़ों को ये लोग बोलते थे नीवी। वास जैसे हम पैंट बोल लो या लोअर बोल लो या अदर तरीके की चीज़ें, जो भी जीन्स वगैरह पहनते हैं, तो लोअर पार्ट के लिए जो भी ड्रेसेस ये पहनते थे उसको वास बोला जाता था, अधिवास बोला जाता था। जैसे हम आजकल शर्ट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, ब्लेजर्स पहनते हैं, ऊपरी शरीर को ढकने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं उसको ये अधिवास बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का इनका क्या सिस्टम होता था। नेक्स्ट जो अपना मतलब हार श्रृंगार प्रॉपरली करते थे, कुछ ना कुछ परफ्यूम्स वगैरह के भी यूज़ किया जाता था। जो गहने वगैरह हैं उनका भी काफ़ी, काजल वगैरह उनका भी काफ़ी यूज़ किया जाता था। और उसके बाद क्या है, जो कुछ भी मतलब हेयर स्टाइल वगैरह या बियर्ड का स्टाइल है, जो इन चीज़ों के ऊपर भी काफ़ी फोकस किया जाता था उस समय, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अपने आप को सजने और संवारने में ये लोग काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड होते थे। उसके बाद आ जाता है डाइट के बारे में। इनकी डाइट जो है ये नॉर्मली तो वेजिटेरियन थे, लेकिन ओकेशनली ये
नॉन वेज भी खा लेते थे, जैसे यज्ञ बलियाँ या फेस्टिवल्स हैं या ओकेशंस हैं, कुछ ना कुछ शादी ब्याह का माहौल है, तो उस समय पे ये नॉन वेजिटेरियंस भी चीज़ों को मतलब खा लिया करते थे। लेकिन ये गाय का मांस खाना कभी भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि गाय को इन्होंने माना है सबसे पवित्र। ठीक है, जैसे हम बोल दें कि गाय की ये पूजा करते थे और काऊ को ये सबसे अच्छा एनिमल मानते हैं, तो इसलिए उसका बीफ वगैरह, आज भी बीफ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम होती रहती है हमारी सोसाइटी में, ये आर्यंस की ही देन है। ठीक है, तो बेसिकली ये वेजिटेरियन थे, लेकिन ओकेजनली ये नॉन वेज खाने में किसी तरीके का गुरेज नहीं करते थे। तो मतलब आप कह सकते हो कि ये वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो चीज़ आती है सुरा और सोमरस। दो तरीके की शराब का जिक्र आता है यहाँ पे, सुरा और सोमरस, 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा में। वहाँ पे बताया गया है कि सोमरस जो है, सोमरस बनती थी जड़ी बूटियों के साथ। ठीक है, जड़ी बूटियों के साथ बनती थी, एक तरीके की शराब की ही किस्म है, जिसको ये जो भी रिलीजियस फेस्टिवल्स होते थे इनके, जहाँ फंक्शंस होते थे, जहाँ ओकेशंस होते थे, वहाँ पे यज्ञ बलि के टाइम पे ये क्या करते थे, इसका सेवन करते थे। और इसकी बलि बोल रहा हूँ, इसकी आहुति है जो वो देवताओं को भी दी जाती थी। ठीक है, तो मतलब यज्ञ में इसकी आहुति भी दी जाती थी, मतलब सोमरस को बढ़िया माना जाता था। और जो सुरा है, सुरा का जिक्र मतलब एक तरीके से गलत वे में ही किया गया है, इसको अच्छा नहीं माना गया। ये माना गया है कि ये अच्छी चीज़ नहीं थी, ये जैसे आजकल हम शराब का यूज़ करते हैं उसी तरीके से इसका भी मतलब सेवन करते थे लोग, लेकिन इसको अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अम्यूज़मेंट। अम्यूज़मेंट के लिए ये नॉर्मली क्या चीज़ें कहते हैं, ये हॉर्स रेस में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, गैम्बलिंग में ढोल बांसुरी हो गया। ठीक है, और या फिर जिसको हम बोलते हैं वीणा और मदरंग, इन चीज़ों का भी क्या है ये सेवन करते थे। ठीक है, सॉरी एक मिनट, उन चीज़ों का भी क्या है ये सेवन करते थे। जैसे ये देख लो, हॉर्स रेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया, ढोल वगैरह हो गया, बांसुरी वगैरह, वीणा मदरंग, इन चीज़ों का ये अपने मतलब खुश रहने के लिए ये चीज़ें क्या अक्सर यूज़ कर लिया करते थे। तो ये थी इनकी सोशल लाइफ के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है इनकी रिलीजियस लाइफ। ठीक है, तो रिलीजियस लाइफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है इनकी। अभी जो रिलीजियस लाइफ है, ये रिलीजियस लाइफ इंडस वैली से थोड़ी सी क्या है, कहीं कहीं मिलती भी है और कहीं कहीं क्या है अलग भी है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, ये सबसे पहले यकीन रखते थे मोनोथिज़म में। मोनोथिज़म क्या होता है, मतलब ये मानते हैं कि एक ही परमात्मा होता है, ये बाकी सारे देवता क्या है उसकी ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये बाकी सारे देवताओं को मानते ज़रूर थे, लेकिन एज आ रिप्रेजेंटेटिव मानते थे। ऐसा नहीं है कि ये उनको ही देवता मानते हों या उनको ही प्रॉपर से क्या है एक फुल फ्लैज स्टेटस देते हों, उनको ही गॉड मानते हो, नहीं। ये उनको सिर्फ एक परमात्मा का दूध मानते थे, या फिर एक कह लो उसकी एक जोत मानते थे। ठीक है, तो इनका मानना था भी परमात्मा एक ही है, लेकिन ये जो देवता वगैरह हैं ये क्या हैं, ये इनके नॉर्मली हम बता दो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये वर्शिप किसकी करते थे, ये कुदरत की वर्शिप करते थे सबसे ज़्यादा, नेचर की शक्तियों को ये ज़्यादा करके क्या करते थे, मतलब पूजा करते थे। ये उन्हीं शक्तियों, अभी इसी बेसिस पे इनके 33 गॉड्स थे। 33 गॉड्स की 3 कैटेगरीज थी, जैसे गॉड्स ऑफ स्काई, गॉड ऑफ अर्थ और गॉड ऑफ एनवायरनमेंट। जैसे हम बोल दें स्काई में भी 11 आते थे, अर्थ वाले देवताओं में भी 11 आते थे और एनवायरनमेंट वालों में भी 11 आते थे। ठीक है, अभी सबका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे हम जस्ट ये चीज़ देखेंगे भी। इनका सबसे मेन जो देवता था वो था इंद्रा। इंद्रा को ये ऐज़ आ मान लो कि स्काई का देवता मानते थे। ठीक है, और इसको ये रेन का देवता भी कहा जाता था और वारफेयर का, दुश्मनों के किलों को तोड़ने वाला भी क्या है देवता माना जाता है। एक चीज़ जो मैं पिछली वीडियो में शायद स्किप कर गया, वो ये है कि ऋग्वेदा में जिक्र आता है एक चीज़ का। किस चीज़ का जिक्र आता है कि आर्यंस इंद्रा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं अपने दुश्मनों के जो फोर्ट हैं उनको तबाह करने के लिए। और वो फोर्ट का नाम क्या बता रहे हैं, वो नाम बता रहे हैं हरी यू पी यू। ठीक है, हरी यू पी यू मतलब ये इनके दुश्मन का एक तरीके का किला है और यहाँ पे आर्यंस ने अटैक किया है और ये लोग इंदिरा के सामने क्या कर रहे हैं, एक तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं कि ये उनके किले को तोड़ने में हमारी मदद करे। अभी जो हरी पी यू का नाम आ रहा है,
इसको मॉडर्न जो इतिहासकार है इन्होंने हड़प्पा माना है, ठीक है। इंडस वैली का सेंटर जो हड़प्पा माना है, इसी बेस पे ये कह रहे हैं कि इंडस वैली के सिविलाइजेशन का खात्मा शायद आर्यंस के हमले से हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ वहाँ पे मैं मेरे दिमाग से स्किप हो गई, तो आप यहाँ पे ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इंदिरा का सबसे मेन इनका देवता था जिसको ये रेन के लिए और वारफेयर के लिए पूजा करते थे। दूसरा इनका जो देवता आ जाता है वो आ जाता है अग्नि। अग्नि क्यों, सारी लाइफ से लेके एंड तक जो यज्ञ बलि जो कुछ भी करना है इन उनमें अग्नि की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है, इसलिए ये अग्नि को क्या मानते हैं, एक तरीके का, एक तो ये गॉड ऑफ अर्थ हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये इनका दूसरे नंबर का देवता हो गया। तीसरे नंबर पे ये वरुण की पूजा करते हैं जो है एनवायरनमेंट का देवता, ठीक है। वरुण की पूजा जो की जा रही है, मतलब वो पूजा क्यों की जा रही है, क्योंकि हवा है, हवा से ही सारा कुछ चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हम जी पा रहे हैं, सब कुछ हवा से ही है, हवा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए ये वरुण की भी क्या करते थे, पूजा करते थे। इसके अलावा सन की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य की पूजा ठंडी में बचने के लिए ऑब्वियसली सन की पूजा, वनस्पति के पैदा होने में जो कुछ भी है सन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ये मानते हैं कि सन है जो सन अंधेरे को दूर करता है, ठीक है, रोशनी प्रदान करता है, हमेशा 7 घोड़ों के रथ के साथ सवार होके क्या बोलते हैं ये सारा दुनिया का चक्कर लगाता है, सारी धरती का चक्कर लगाता है, इस तरीके का है। रुद्र को एक असुर मानते हैं, ये एनवायरनमेंट का देवता है, जो भी अंधेरी मतलब हम बोल दें कि जो एक तरीका तूफान वगैरह आता है, ठीक है, तो उस तरीके के उसके रुद्र रूप से बचने के लिए, मतलब अगर उनको ये मानते हैं कि अगर इसको गुस्सा आ गया तो देन क्या है, यहाँ पे तूफान वगैरह आएंगे, अंधेरी वगैरह चलेगी और उससे इनका सारा सिस्टम तबाह हो जाएगा, तो इसलिए इसकी शक्ल भी वो असुर जैसी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं, ठीक है, ताकि ये अपनी क्रोपी से इनको बचा के रखे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ गॉडेस का भी जिक्र आता है। गॉडेस में सबसे मेन जिसको माना जाता है वो है उषा। उषा को ये मेन गॉडेस मानते हैं, सबसे मेन गॉड है इनका इंद्रा और सबसे मेन गॉडेस है इनकी उषा, ठीक है। रात्रि की भी पूजा करते हैं, रात्रि मतलब रात की देवी, आरणी मतलब जंगल की देवी, सरस्वती अब यहाँ पे रिवर है, ठीक है। सरस्वती का मतलब यहाँ पे कहीं भी हम ये मत मान लेना कि यहाँ पे जो बोल दो कि ये एजुकेशन के साथ रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं, ये रिवर के साथ रिलेटेड है। सरस्वती को ये सबसे पवित्र नदी मानते थे, इसलिए इसकी पूजा करते थे। इसको नदी की, रिवर की देवी माना जाता है। धरती की पूजा करते हैं, अर्थ की पूजा करते हैं, वो भी देख लो, देवी माँ की पूजा करते थे इंडस वैली वाले, ये भी अर्थ की पूजा कर रहे हैं, ठीक है। अभी इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं ये उषा को। उषा को क्या माना जाता है, मदर ऑफ सन, मतलब जननी, सूरज की जननी माना जा रहा है। ये सूरज को जन्म देने वाली, मतलब जो उषा सुबह की किरणें होते हैं उस चीज़ के साथ रिलेटेड है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आ जाता है टेंपल और आइडल वर्शिप, वहाँ पे नहीं देखने को मिलती, वहाँ पे किसी तरीके के मंदिर नहीं देखने को मिलते, किसी तरीके की मूर्तियाँ वगैरह नहीं देखने को मिलती, ये सिंपली यूज़ करते थे जो कुछ भी चीज़ें मतलब चल रहा है, तो ठीक है। तो एक इसी चीज़ से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिडल ईस्ट एशिया में भी क्या है, आइडल वर्शिप और जो भी टेंपल वर्शिप है इस चीज़ की मनाही है, तो मे भी ये लोग वहीं से आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है वर्शिप ऑफ फोर फादर क्या होते हैं, मतलब जो हमारे पितृ पूजा है उसको भी ये प्रॉपर इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे हम बोल दें कि हमारे कुछ बड़े कुछ जैसे पूर्वज कह लो, है ना, उन पूर्वजों की भी ये स्टडी करते हैं, उनके लिए भी ये भोज का इंतज़ाम करते हैं, उनके लिए ये प्रॉपरली क्या है, दान वगैरह भी देते हैं, पंडितों को दान देते हैं, ब्राह्मणों को दान देते हैं, और भी कुछ तरीके के जो श्राद्ध वगैरह जैसे कंसेप्ट हैं वो भी इन फोर फादर की स्टडी के साथ ही रिलेटेड है। आफ्टर दैट ये यकीन रखते हैं कि डेथ के बाद भी एक नॉर्मली क्या है लाइफ होती होगी, और ये लाइफ जो है ये इनको इस ज़िंदगी में, इस जीवन में किए हुए कर्मा के ऊपर मिलती है, ठीक है। इस ज़िंदगी में जैसे आप कर्म करोगे उसी तरीके से आपको नेक्स्ट या तो स्वर्ग मिलेगा या नर्क मिलेगा, इस तरीके के ये इनके जो विश्वास हैं वो रखते हैं। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको जो यमदूत हैं वो क्या करेंगे, आपको अच्छे से लेने आएंगे, आपका स्वागत करेंगे और आपको स्वर्ग में भेजेंगे। अगर नहीं तो देन क्या है, वो आपको तेल के कढ़ाई में फ्राई करेंगे, ऐसा कुछ जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट आ जाता है मोरालिटी में काफ़ी विश्वास था। वैसे भी हमने युद्ध वही जैसे बच्चों को प्यार करो, ठीक है, जो अतिथि वगैरह आए हैं, गेस्ट आए हैं, उनका आदर करो, जो भी बेसहारा लोग हैं उनके लिए भी प्रॉपर जो कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करो। तो इस चीज़ें की जो चीज़ें हैं मतलब को ये काफ़ी इंपॉर्टेंस देते थे। और उसके बाद आ जाता है मोड ऑफ वर्शिप।
अगर इनकी मोड ऑफ वर्शिप की अगर बात करें तो वो कैसी है, मतलब ये यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, आहुति में अनाज हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, सोमरस हो गया, इन चीज़ों की मतलब ये आहुति देते हैं। और समटाइम्स हमको बलि का मतलब जानवरों की बलि वगैरह वाला जो कंसेप्ट है वो भी देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने अच्छी तरीके से इनकी रिलीजियस लाइफ और जो सोशल लाइफ है उसके बारे में स्टडी किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, विच आई होप होगा पोस्ट वैदिक पीरियड है जो, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। वो इसी के साथ मिलता जुलता होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंसेस जो होंगे वो हम करते हुए चलेंगे, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी अगली वीडियोस में आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।